हेलो बच्चों, आज बोहर मॉडल को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये लेक्चर नंबर 9 होगा। मैंने आपको वेलोसिटी और रेडियस हमने कैलकुलेट कर दिए इन ऑर्बिट के अंदर। अब आगे हम एक्चुअली में यहाँ पर करने जा रहे हैं कि एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे अपन? एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो अब आगे हम देखें, आगे आप देखिए कि वेलोसिटी एंड रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कभी टाइम पीरियड भी निकालें, जैसे वेलोसिटी निकाल चुके हैं तो अगला फॉर्मूला आप देखें टाइम पीरियड का। ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। T = 2πr/v। T = 2πr/v। और रेडियस की जो वैल्यू हुई थी कितनी आई थी? n²/z। n²/z अपॉन v की अपनी z/n। तो कितना आया था? ये आया था n³/z, है ना। तो हमारा ये आपका आया। तो इसलिए T2/T1 का रेशो निकालेंगे, प्रॉब्लम्स में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कितना होगा? n1/n2 का होल क्यूब और z2/z1 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आप याद रखिए। ये टाइम पीरियड का रेशो में प्रॉब्लम दिया रहता है कि जैसे इसमें टाइम पीरियड का रेशो निकालो। इस तरीके से प्रॉब्लम डायरेक्ट यूजफुल, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको आपका नीट जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला रिजल्ट अगर फ्रीक्वेंसी में निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी उल्टा होगा। अगर F1/F2 निकालते हैं इसके हिसाब से तो क्या निकलेगा? ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा। n2/n1 का होल क्यूब और z1/z2 का होल स्क्वायर। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का रेशो है। इस फॉर्मूले को भी याद कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे इसमें दिया है कि इतने ऑर्बिट से इतने ऑर्बिट का मतलब वो दिया है, ये फलाना नंबर दिया है ना, फलाना हमारा एटम्स दिया है, उसके अपन को निकालना है नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को डायरेक्ट रिजल्ट आपको मेमोराइज करना है। ये डायरेक्ट रिजल्ट इसको यूज कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आगे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी कैलकुलेशन। आगे वाला फार्मूला है वो हमारा कौन सा? एनर्जी कैलकुलेशन। देखो बेटा, ये एडवांस क्लासेस में हमेशा रिजल्ट को पहले प्रूव करना चाहिए। रिजल्ट अगर प्रूव करोगे तो दिमाग में सेट होगा, न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपको बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। अगर प्रॉब्लम आप याद करोगे, सॉरी फार्मूला याद करोगे तो आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। रिजल्ट को प्रूव होना चाहिए तो आपको मेमोरी करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अब एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए अगला आइडिया है एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन ओके। अब एनर्जी कैलकुलेशन में क्या है? ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना? KE + P। कितना है? KE + हमारा P के, ठीक। अब आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? K Q1/Q2/R। ये पोटेंशियल एनर्जी है। और हमारा वो कितना निकलेगा? ये हमारा निकलेगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये हमारी आपकी आई, ठीक। अब और अपन जानते हैं इसमें क्योंकि सर्कुलर पाथ में करते तो mv² अपन जानते हैं कि mv²R = K Q1/Q2 कितना? R² है। तो mv² कितना निकलेगा? mv² K Q1/Q2, है ना। तो ये आपका कितना निकलेगा? यहाँ पर आप Q1 देखोगे तो Q1 में कितना निकलेगा? ये निकलेगा K
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस में आएगा। ओके, क्योंकि हमारा एक चार्ज हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव जेड ई है और माइनस ई है, Q2 माइनस ई है, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर पर आ जाएगा। एम बी स्क्वायर इससे निकालोगे तो इसका निकलेगा प्लस हमारा 1/2 के हमारा क्या निकलेगा, क्योंकि Q1 Q2 एम बी स्क्वायर Q1 Q2, तो ये हमारा कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा के जेड ई स्क्वायर, कितना के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आया। ऑन कैलकुलेट आप ये निकालेंगे 1/2 माइनस 1 सॉरी के जेड ई अपॉन आर माइनस 1 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर। ये हमारी आपकी एनर्जी निकली, ये हमारी क्या निकली, टोटल एनर्जी हमने निकाल ली है ना। तो अब इसके बाद में टोटल एनर्जी जो हमने निकाली है, इसमें आपकी वैल्यू किसकी रही, आर की वैल्यू अपने रखी, रेडियस की वैल्यू रखी, तो हमने पोटेंशियल रेडियस की वैल्यू निकली, रेडियस की वैल्यू लिखने से हमारा टी क्या निकला है, टोटल एनर्जी वो कितनी निकली, रेडियस इक्वल टू अपन को मालूम है रेडियस कितना है, रेडियस हमारा है, रेडियस की वैल्यू अपन ने बताई क्या, रेडियस कितना है, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई 4 इस टाइप का आया, ठीक है, ई स्क्वायर आया, ये आपकी वैल्यू निकाली, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद में ऑल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ये निकलेगा, माइनस हमारा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये निकलेगा। ये फार्मूला भी आपको याद करना है, माइनस 13.6 माइनस हमारा 13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे निकल गए। तो एनर्जी मैंने ये आपको कैलकुलेट कर दिया। अब अगर ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, टोटल एनर्जी ये पर एटम हो सकती है, जेड स्क्वायर एटम क्या है, ये हमारी पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एनर्जी कितनी हो गई, ईबी पर एटम, ईबी पर एटम होती है। इसको चाहो तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, तो हमारे पास में यहां देखिए, अगर n की वैल्यू बढ़ती है, तो t हमारा क्या करेगा, t भी इंक्रीज करेगा, हमारी एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर आप देखिए, यदि n इंक्रीज करता है तो क्या करेगा, E मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी भी आपकी इंक्रीज ही करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। ये रिजल्ट आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आपको यहां पर देखेंगे T में टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 P इक्वल टू माइनस के, मतलब हमारा टोटल एनर्जी और काइनेटिक के न्यूमेरिकली इक्वल होती है, बट साइन अपोजिट होता है। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होती है, हाफ होती है, ठीक है। ये आपने आपको बता दिया। अब देखो
तो ये रिलेशन आपको याद रखना। अब पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एक रिजल्ट ये भी रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी PE1, PE2 और PE3 क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? ये आपकी अप टू डेड वाली क्या करेगी? डिक्रीज करती है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी KE1, KE2 डिक्रीज करती है। ठीक है, ये आपको, ये रिजल्ट आपके, मैंने सारे रिजल्ट आपको पूरे एनर्जी, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल होंगे और इस टॉपिक्स में बहुत मॉडल में इस पर प्रॉब्लम आते हैं, तो ये आपको मैंने वी हैव टू नाउ एक्सप्लेन हियर। ओके, अब बताइए। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे कि अब हम आगे ये चलते हैं, तो पहले सारे रिजल्ट एक बार समराइज लिख लीजिए। एक बार सारे रिजल्ट आप थोड़ा सा लिख लीजिए। एक बार अपनी मेमोरी में एक ब्लॉक बना दीजिए और ब्लॉक में ये रिजल्ट आपको, क्योंकि अपन अभी तो आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट अपन भूलते जाते हैं, या तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो तो नहीं भूलो। तो बेटा आप एक्चुअली में क्या करना, RC मुखर्जी की किताब आती है एटमिस्टर, एक प्रॉब्लम और कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आती है, प्रॉब्लम केमिस्ट्री आती है, तो उसको आप ले लीजिए, उसको थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम उससे करना शुरू कर दें, तो आपको शायद अच्छा कंफर्टेबल फील करोगे, अच्छा करने लगोगे। तो रिजल्ट लिखिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिमेंबरिंग दैट E हमारा E प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एक तो ये E प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है ना। और ये वाला ब्लॉक में, एक ब्लॉक में बनाते हैं, ये आप अच्छा है, ब्लॉक में पहला करें। दूसरा ब्लॉक बनाइए, R का फार्मूला अपने क्या बताता है? एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। तो R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और एक अपना V का, एक अपना V का लगाइए, V प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन। ये रेशो टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं, कोई इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं कि इसका रेशो इतना दिया है, ए ऑर्बिट से, और या ये जी वाला एटम और जी वाला एटम का ये दिया है, तो इसमें न्यूमेरिकली जो आपका जो रेशो फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, आपका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो अगला रिजल्ट इसमें ये भी बनता है, टाइम पीरियड बता दो, T इक्वल टू T प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड क्या बताता? टाइम पीरियड क्या बताता? NQ अपॉन जेड स्क्वायर, NQ अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, और आपका और एक काम ने बताया था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है कितनी होती है? जेड स्क्वायर अपॉन NQ, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है ना, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, ये 5 रिजल्ट मैंने आपको भी हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए, एक जो होता है, एक कन्वर्जन याद कर लेना, कन्वर्जन याद रख लेना, मैं लिखा देता हूं, कन्वर्जन याद रख लीजिए। कन्वर्जन में क्या है? एक कन्वर्जन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होती है, 19 जूल के बराबर होती है, जूल के बराबर होती है। और 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या होता है आपका 4.18 किलो, 4.18 किलो। ये आपकी ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। एक थोड़ा सा चीजें, एक चीज मैं और बता देता हूं, एनर्जी जो है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे हमारा E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन
E4 माइनस एंड सो याद कर, ये मेमोरी आपको याद कर लेना है ना, क्योंकि आपने बताया था E1 E2 लेस देन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म है, ये कुछ टर्म है, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, इन पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बड़े टर्म को आप देखिए, कुछ टर्म है, सम इंपॉर्टेंट टर्म, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इसको देख लो, है नहीं। डेफिनेशन में क्या है, ये हमने आपको जो बताया है, एक टर्म है, एक बोलता है जीएस, क्या होता है, एक टर्म होता है जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट, क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब जहां आपकी ग्राउंड हो, आपकी ग्राउंड स्टेट क्या है, कहते हैं आपकी ग्राउंड स्टेट क्या है, जैसे आपने जहाँ से इनिशिएट करते हो, जैसे जहाँ से सीखना शुरू करते हैं, है नहीं, उसको अपन ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में केमिस्ट्री में क्या कहेंगे कि हमारा जीएस का मतलब है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, क्या होता है, इसका मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। जैसे हाइड्रोजन का है नहीं, आपको एक बता दूं कि बोहर एक्चुअली में हाइड्रोजन आइटम के लिए ट्रू होता है, ये ध्यान रखने। उसका एक क्राइटेरिया है, बोहर जो अपना मॉडल अपना पढ़ाया था, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए ही वैलिड है। तो इसमें आपको जरा बताऊँ, ग्राउंड स्टेट में जैसे आपका H है, He+ है, Li2+ है, Bi3+ है, ये सारे एग्जाम्पल हाइड्रोजन लाइक आइटम कहलाते हैं, है ना। इसका n = कितना होता है, n = 1, है ना, n = की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब दूसरा टर्म है एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि अदर देन जीएस, अगर जीएस के अलावा, ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी वो, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्साइटेड। तो अदर देन यानी वो अदर देन जीएस is called other than GS is called क्या, excited state, is called excited। ओके, इसको हम कहते हैं। चलो क्लियर। अब अपन देखते हैं, जैसे n = 2, 3, 4 है ना, n = 1 ग्राउंड स्टेट है, 2, 3, 4 के अंदर अपन उसको बोलते हैं। अब देखो इसको आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उसको इन्फिनिटी पे ले जाना, उसको आयनाइज करना। क्या करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब जैसे एक बाहर में एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ने निकाल लिया तो उस पर उस एटम पे क्या, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको आयनाइजेशन कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन टेंडिंग फ्रॉम n = इलेक्ट्रॉन टेंडिंग फ्रॉम n = 1 to n = इनफाइनाइट, इसको अपन बोलते हैं आयनाइज करना, है ना। आयनाइज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला या इलेक्ट्रॉन को एडप्ट करना भी आयनाइजेशन कहते हैं। वैसे 1 से इन्फिनिटी पे कहते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज कितनी होती है, E इन्फिनिटी से E1, तो I की वैल्यू निकलती है, I की वैल्यू कितनी आती है, कितना हमने बताया था आपका E इनफाइनाइट E1,
तो ई इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस हमारा 13.6 माइनस हमारा 13.6 अपॉन ये 13.6 आ गया। अगर आइडियल लाइट आइटम है ये एन दैट स्क्वायर कहते हैं। ये फार्मूला आयनाइजेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब एक होता वर्ड में, चौथा वर्ड है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स के अप टू आई। काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या है? वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम वोल्टेज, सॉरी गलत बोल रहा हूं, वो मिनिमम वोल्टेज, वो हमारा मिनिमम वोल्टेज required of photoelectron to increase its KE up to infinite। मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल जहाँ से काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक इंक्रीज करते हैं, उसको अपन क्या, उसको अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं आईपी। तो आईपी का मतलब है पोटेंशियल से मतलब है ना, पोटेंशियल बुक। देखो पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल और कोई चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, आती है। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल, पोटेंशियल क्षमता नहीं, वो पोटेंशियल जिसको इसको काइनेटिक एनर्जी को फिर इंक्रीज करते हैं अप टू इनफाइनाइट तक इंक्रीज करते हैं, वो उसकी मिनिमम पोटेंशियल होती है। उसको अपन मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगला वर्ड पांचवा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में जाती है। एक्साइटेशन एनर्जी का वो मिनिमम एनर्जी जिसको इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी है ना किसी एनी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने को क्या एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का मतलब क्या है? किसी वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से मतलब n=1 से लेकर के किसी n=infinity में ले जाना है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, है ना, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। तो जैसे हमारा आपको देखेंगे n=1 से n= तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। और n=1 से अगर ये फर्स्ट ऑप्शन ये पहली फर्स्ट एक्साइटेशन रहेंगे। और n=1 से टू n= आपका 3 सेकंड एक्साइटेशन रहेंगे। एंड n=1 से n=4 तो थर्ड एक्साइटेशन। इस तरीके से एक्साइटेशन आती जाती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं एक अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6वां। छठवें में क्या बताया गया? छठवें में हम बताएंगे कि हमारी क्या एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या एक वर्ड है एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी से होता है। हम जब अब 11th में फिजिक्स पढ़ाएंगे तब इसका टर्म यूज करेंगे।
और कल से मैं बेटा आपको ये बता रहा हूँ, कल का जो मेरा लेक्चर होगा, अब हम फिजिक्स में एक बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स वो हम बताएंगे, वो केमिस्ट्री के अंदर भी यूजफुल होती है। तो बड़े इंपॉर्टेंट, अब वो हम काफ़ी हम सारी क्लासेस 2-4 क्लासेस लेंगे, उसको आप अच्छे से पढ़िए। तो फिजिक्स के मतलब फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स ये आपकी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अब अपने क्या बोला, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एक्साइटेशन एनर्जी मेजर्ड इन वोल्ट, एक्साइटेशन एनर्जी मेजर्ड इन वोल्ट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी मेजर्ड इन वोल्ट, एक्साइटेशन एनर्जी यानी बोल सकते एक्साइटेशन एनर्जी मेजर्ड इन वोल्ट इज कॉल्ड एक्साइटेशन, इज कॉल्ड एक्साइटेशन। ये वाले शब्द को बोलेंगे। ओके, ये आपको मैंने बताया। अब एक बात होती है, एक बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, एक वर्ड आता है, 7वां भी लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। क्योंकि ये टॉपिक्स आपका केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक सिस्टम में काम आएंगे, ये टर्म एनर्जी है एक उसमें काम आएंगे, ठीक, इनका यूज आपको दिमाग में क्लियर होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बोलता हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ इसको, फिर आप बोल के सुन लीजिए। वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एक्साइटेशन स्टेट से आपका n इक्वल टू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे या सेपरेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी आदमी पृथ्वी के सरफेस में घूम रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, तो अपने क्या एक्साइटेशन है ना। या मान लीजिए प्लेन है, प्लेन किसी जगह अपना फ्लाइंग आसमान में फ्लाई कर रहा है, तो एक्साइटिंग स्टेट में। तो पृथ्वी से किसी अदर स्टेट में ले जाएं तो क्या होगा, मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। अब एक्साइटेड स्टेट में कोई भी आपका ब्रह्मांड का प्राणी उसको चुरा ले प्लेन को, तो उसके पास कितनी एनर्जी है मालूम उसके पास में, कि वो अपने पृथ्वी से बाइंडिंग तोड़ रहा है, पृथ्वी से बाइंडिंग तोड़ रहा है। ये तो वो एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टर्म में कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से उसको इन्फिनिटी पे ले जाना, ये वाली एनर्जी है, इसको अपन कहेंगे सेपरेशन एनर्जी कहेंगे या बाइंडिंग एनर्जी। बाइंड मतलब जिससे हमारे दो एटम्स और इलेक्ट्रॉन में जो बाइंडिंग थी उसको ब्रेकअप कर लिया, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उसके ब्रेकअप को और बाइंडिंग को तोड़ लिया, इसलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू आई, क्या ये लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये हमने आपको ये बताया, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगला टर्म हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अगला जो टर्म है वो स्पेक्ट्रम है। अगला टर्म क्या है, स्पेक्ट्रम, वो बता देता हूं। स्पेक्ट्रम क्या है पहले समझिए, स्पेक्ट्रम है क्या।
स्पेक्ट्रम, एक लेक्चर एक टर्म ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? क्या स्पेक्ट्रम का मतलब होता है? स्पेक्ट्रम एक वर्ड है, स्पेक्ट्रम। एक वर्ड है स्पेक्ट्रम। द फोटोग्राफ ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम का मतलब समझिए, फोटोग्राफ ऑफ लाइट, फोटोग्राफ ऑफ लाइट ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म is obtained through prism or spectrometer is called spectrum। समझ में एक बात सुन लीजिए, एक बार मैं समझाता हूँ कि लाइट का, द फोटोग्राफी ऑफ लाइट, लाइट की फोटोग्राफी करते हैं, लाइट की फोटोग्राफी ऑफ लाइट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म obtained through प्रिज्म और स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ में आई? कोई भी लाइट का स्पेक्ट्रम देते हैं, कोई भी लाइट को फोटोग्राफ देते हैं, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम तो जैसे आपने देखा होगा, ये व्हाइट लाइट है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही व्हाइट लाइट, तो ये यहाँ पर जा गई तो ऐसे ऐसे टूट गई, तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, यहाँ पर क्या एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो व्हाइट लाइट है पासिंग थ्रू प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर से के बाद में एक डिफरेंट कलर में टूट जाती है, डिफरेंट वेवलेंथ कलर में टूट जाती है। तो इनका जो किसी स्क्रीन पर अपन जो इसकी जो इमेज फॉर्म होती है, ये मतलब इस पर जो इसकी परछाई बन रही है, इसका स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। समझ में? ये हमारा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम तो मैंने समझा दिया, आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम मैंने क्या बताया आपको? स्पेक्ट्रम क्या? द फोटोग्राफी ऑफ लाइट, फोटोग्राफी लाइट ऑन फोटोग्राफ फिल्म ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिज्म और स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्पेक्ट्रम के बारे में देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का एक मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, स्पेक्ट्रम का मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, स्पेक्ट्रम का मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। तो पहला एक स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है? क्या ये है आपका नेचर ऑफ लाइट। क्या है? नेचर ऑफ लाइट। और दूसरा है नेचर ऑफ दी सोर्स, राइट? नेचर ऑफ दी सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स। स्पेक्ट्रम क्लास में नेचर ऑफ द लाइट, लाइट के नेचर पर डिपेंड करती है और सोर्स के नेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है? अब नेचर ऑफ लाइट को इसको अपन दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नेचर ऑफ लाइट पर क्या करती है? एक तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। एक कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी दो तरह का होता है। डिस्क्रीट हमारा क्या होता है? लाइन और बैंड, लाइन एंड बैंड, लाइन एंड बैंड। ठीक है? अब इसके बाद में नेचर, इसको देखेंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पे भी क्वेश्चन बनता है, स्पेक्ट्रम पर भी एक क्वेश्चन आता है, तो मैंने ये बता दिया। अब स्पेक्ट्रम हमने बताया था, इमिशन स्पेक्ट्रम
क्या होता है, जो इमिट करने से बनता है, जो क्या करता है, इमिट करने से स्पेक्ट्रम बनता है। तो पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कल अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिक्टेट भी करा देंगे। तो इमिशन का मतलब जो इमिट करने से, जैसे ये सन है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये लाइट इमिट कर रहा है, इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक, ये मैंने बता दिया। एक कंट्रोल स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या से कंट्रोल होते हैं। एक होता है कंट्रोल स्पेक्ट्रम, क्या होता है, व्हाइट लाइट गिव ए वाइड रेंज ऑफ दी वेवलेंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। व्हाइट लाइट क्या कहता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बड़ा था लाइन। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इसके बीच बीच में कुछ बेसिक, इसमें क्या यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इस तरीके से बनता है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ओनली सनलाइट आर ऑब्टेन कंटेनिंग सम गैप, कुछ हमारे इसके अंदर गैप बनते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। जैसे एटम और मॉलिक्यूल, ये प्रोड्यूस हमारा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। एटम और मॉलिक्यूल के द्वारा क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड मतलब क्यों, मिक्सचर ऑफ द एटम मॉलिक्यूल गिव बैंड स्पेक्ट्रम। मिक्सचर ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल गिव बैंड स्पेक्ट्रम देता है। क्या करता है, बैंड स्पेक्ट्रम देता है ना। आप देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आप क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा है कि जैसे व्हाइट लाइट पासेस थ्रू सबस्टेंस, तो कुछ हमारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे हमारी कुछ काली स्पेस आता है, जगह आती है, इस वजह से इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। व्हाइट लाइट पासेस थ्रू एनी सबस्टेंस, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन सम डार्क कलर बैंड ड्यू टू इमिशन ऑफ particular wavelength of the substance is called the, आपका क्या कहेंगे इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो स्पेक्ट्रम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो स्पेक्ट्रम को आगे कल हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम और दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, अगला लेक्चर होते ही स्पेक्ट्रम और बता देंगे, है ना। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन, तो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन बनाता है, उसका फार्मूला जो है उसको डेवलप करा देंगे। इसके बाद में लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, पीफुंड, ये हम अगले लेक्चर में बता देंगे कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये इसके बाद में फिर हमारा जो आता है, इसके बाद में जो आता है फिर क्या आएगा, इसके बाद में हमारी क्वांटम नंबर पूछी जाती है, फिर क्वांटम नंबर पढ़ा देंगे। तो ये अपना लगभग लेक्चर कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद में हम एडवांस लेवल पे हम इसको और भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम बाइड रूप में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये अपना 11th क्लास है, हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो ये अपना टॉपिक इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है वो हम बताएंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेंस का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये रह गया एक्चुअली में। तो बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करना है, तो आगे अपन अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा ये वाली जो टर्मिनोलॉजी बता दी है, टर्मिनोलॉजी को कम छोटे लेक्चर में इसलिए बताया कि इसको आपको याद करना आसान हो जाएगा ज़्यादा, कि ब्रेन के अंदर क्लास इतनी बड़ी होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर कंसेप्ट हौच-पौच ना करें, ना। जितना बड़ा क्लास होगा उतना अपने दिमाग में कि क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में, कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में होना चाहिए, ब्रेन में किसी तरह की हौच-पौच नहीं होना चाहिए। तभी अपन ये चीज़ को आसानी से लंबे टाइम तक मेमोराइज कर सकते हैं और क्वेश्चन को अपनी इफिशिएंसी का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा आज मेरी यही लेक्चर है। अगले टर्म में हम स्पेक्ट्रम तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे अगले लेक्चर में। और फ्रॉम स्पेक्ट्रम पे जो अपना जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें जैसे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पीफुंड, इस टाइप की चीज़ें बताएंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे क्या कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, अनसर्टेनिटी कंसेप्ट क्या होता है,
इसके करने के बाद हम डी ब्रोगली बताएंगे, सॉरी इसके बाद में ये कंसेप्ट के बताने के बाद में श्रोडिंगर वेव को समझाएंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम क्वांटम नंबर का पता करेंगे। तो क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की स्टेट किस तरीके से कैसे पहुंचती है, कहाँ पोजीशन एग्जिस्ट करती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है, क्योंकि ये यहाँ पर जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको आनी चाहिए। तो हम फिलिंग बताएंगे, इसके बाद में ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर मेरा 9th लेक्चर है और अगले 3 लेक्चर और के अंदर 3 लेक्चर के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक्चुअल में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे। इसके बाद में फिर हम एक्चुअल में मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो बेटा ये आपकी मैंने टॉपिक्स को शुरू आपको मैंने ये टॉपिक्स काफ़ी हद तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब लगभग अपना थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट पोर्शन बचा हुआ जिसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो बेटा आज मेरी इतना ही है, अगले दिन फिर मिलेंगे, सुनिए। अब मैं फिजिक्स का भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। उसमें हम एक्चुअली में क्यों अपना यूनिट डायमेंशन चल रहा था, यूनिट डायमेंशन इसके अंदर आज के हम कंप्लीट करा देंगे। अगले लेक्चर में मेरा जो बचा हुआ था कंप्लीट करा दें, फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स मतलब टूल ऑफ फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो बेटा वो आप लोग लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखिए, वो केमिस्ट्री के लिए काम का भी है और फिजिक्स के लिए काम का है, मैथमेटिक्स के लिए काम का है। तो बेटा अगला जो लेक्चर होगा वो बड़े अब जो लेक्चर है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। तो प्लीज़ ये सारे जो लेक्चर को अच्छी तरह से आप देखिए। इसके बाद में अब थोड़ी सी अपनी इंटेंसिटी की तरफ, अपने टॉपिक्स में इंटेंसिफाइड टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा आज अपना यही अपना ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा।